नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों के लिए हम आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनावी समाचार के साथ कई एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें पंजाब में होने वाली घटनाओं को लेकर हमारी एपिसोड की काफ़ी चर्चा की गई व तारीफ़ की गई, क्योंकि हमने पहले एपिसोड में ही बता दिया था कि वहाँ सिद्धू के आने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो इसी क्रम में आज हम गोवा की बात करते हैं। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन राज्य सरकार बनने के बाद से वहाँ राजनीतिक उथल पुथल हमेशा देखी जा सकती है। पिछले 20 वर्षों में आज तक कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। चाहे किसी सरकार ने 6 महीने या 18 महीने या 2 साल इतना ही कार्यकाल पूरा किया, परंतु कोई भी सरकार वहाँ स्थिर नहीं रही। अभी हाल ही में वहाँ पे बीजेपी का शासन है और प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ के विधायक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा दल बदलने वाले विधायकों में माने जाते हैं। यही कारण है कि 2017 में जब वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी मात्र 13 सीटों पे सिमट के रह गई। टोटल 40 सीटें हैं विधानसभा की और 2 लोकसभा सीटें हैं। तो 40 में से 13 सीटों पे बीजेपी सिमट के रह गई, 17 सीटें कांग्रेस की रही और 10 अन्य रहे। तो उसमें ये देखा गया कि जो 12 विधायक थे कांग्रेस के, वे दल बदल के बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उनके साथ मिलके अपनी एक सरकार बना ली। तो यह देखना कि एक इतने बड़े 17 विधायकों में से 12 विधायकों का एकदम से दूसरी पार्टी में आ जाना और उस पार्टी में विलय करके एक बीजेपी द्वारा अपनी सरकार बना लेना, यह कहीं ना कहीं विधायकों के चरित्र और उनके महत्वाकांक्षाओं को भी उजागर करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोवा में हुआ है। अभी हाल ही में पंजाब में भी यही स्थिति देखी गई, जब सिद्धू के पक्ष में एकदम से कई विधायक आ गए और मजबूरन आला कमान को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। तो जो बीजेपी का जो शासन है गोवा में, तो उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पे हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम सबसे कम है। अब जहाँ तक वहाँ पे चुनावी पार्टियों की बात है, तो चाहे वो आप पार्टी हो, पहले भी एक बार लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई, आप पार्टी हो, अभी फ़िलहाल टीएमसी भी वहाँ चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है। तो टीएमसी के जो एक बात बिल्कुल जो जनता के मन में या मतदाताओं के मन में बैठ चुकी है कि ममता बनर्जी अपने बंगाल की माँ माटी मानुष की बातें करती है कि ये बंगाल हमारे यहाँ की माटी हमारी, हम यहाँ के रहने वाले, हमें बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये ममता जी के लिए यह सवाल नहीं उठेगा जब आप दूसरे प्रदेश के लोगों को अपने देश में अपने प्रदेश में आने नहीं देना चाहती, उनको बाहरी बोलती हैं, तो आप किस हक से गोवा में जाके लड़ने की तैयारी कर रही हैं, यूपी में जाके लड़ने की तैयारी कर रही हैं, या अन्य प्रदेश जिन यूपी वालों को आप गुंडा बदमाश बोलती हैं, चोर बोलती हैं, उनके टीएमसी वहाँ यूपी में जाके चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो ये सब चीज़ें जो है, ये चुनावी जो माहौल है या चुनावी वातावरण है या चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं, उसमें ऐसी चीज़ें बहुत सी देखने को मिलती हैं जिसमें कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी पार्टी का अध्यक्ष हो, वो अपने आचरण और अपने कथनों के विपरीत चलता है। चाहे उसमें आम पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो। आप पार्टी का जहाँ तक सवाल है, तो आप पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी तो सिर्फ झूठ बोलने के लिए माने जाते हैं, फैकू के नाम से काफ़ी फेमस हो चुके हैं। उनके लिए किसी बात को कहना और उससे पलट जाना, पलटू राम भी एक नाम उनका फेमस हुआ, पलट जाना, तो ये चीज़ें, इस तरह के लोग
जो गोवा में जाकर अपने को साबित कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शासन दे सकते हैं। केजरीवाल जी का एक ही राग अपना कि हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। अरे सबसे बढ़िया आप थर्मल पावर ही लगा ले, पूरे देश को बिजली फ्री दे दे। आज जिस जनता को आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या आपकी सरकार हमेशा रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली जो नई गवर्नमेंट होगी वो बकाया बिलों को जोड़ के जनता को थमा दे। ये चीज़ें भी जनता को सोचनी पड़ेगी। अब गोवा में जाके कहना कि जो बेरोजगार हैं उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000 रुपये, तो आप कितना बेरोजगारी भत्ता देंगे? मान लीजिए एक परिवार में 4 आदमी बेरोजगार हैं, चारों पढ़े लिखे हैं, तो क्या एक परिवार को आप चारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? इस बात पे खुल के बात नहीं की जाती। हर परिवार से एक को नौकरी देंगे। भाई जब नौकरी का वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, सारा दारोमदार टूरिज़्म पे और शराब पे है। आपने शराब से कमाई करने के लिए चुनावों को देखते हुए दिल्ली में 32 जोन जो एक्साइज विभाग है, एक्साइज विभाग के आबकारी विभाग के थ्रू आपने पैसा बनाने के लिए जो 32 जोन में जो दारू के ठेके, जो शराब की दुकानें हैं, उनको बंद कर दी। सरकारी ठेके बंद कर दिए और नए ठेके आपने 32 जोन में नए ठेकेदार ले आए। आपने शराब पीने की जो उम्र है वो 25 से 21 कर दी। तो आप किसको बताना चाहते हैं कि आप कहाँ और किस तरफ ले जा रहे हैं? गोवा तो वैसे ही वहाँ पे लिकर के लिए जाना जाता है। तो केजरीवाल जी का मेन मकसद है फिर ये कहना कि यहाँ सरकारी नौकरी में बड़ी मुश्किल होती है। गोवा में यहाँ 15 साल का एक्सपीरियंस होना 15 साल का स्थायी निवासी होना चाहिए, कोंकणी भाषा की जानकारी ज़रूरी है। तो हम आएंगे तो इन नियमों को सरल बनाएंगे। तो क्या आप वहाँ पंजाबी लागू करेंगे या वहाँ पे आप टोटली हिंदी लागू कर देंगे? यह बातें केजरीवाल जी को बतानी पड़ेगी कि आप वहाँ पे क्या करेंगे। फिर बातें करते हैं टूरिज़्म की, जिनका टूरिज़्म की वजह से नुकसान हुआ उनको हम 5000 रुपये महीना देंगे। तो आप एक बात बताएं कि इस कोरोना काल में फ़ायदा किसको हुआ है? टूरिज़्म को। पूरे टूरिज़्म सेक्टर का भट्टा बैठा हुआ है, तो आप कितना पैसा कहाँ से दे देंगे? आपके द्वारा कहा जाता है कि पैसा तो बहुत है, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं उनकी नीयत सही नहीं है, इसलिए वो पैसा जो है सुविधाएं नहीं देती। तो केजरीवाल जी को ये भी जानना पड़ेगा कि दिल्ली जल बोर्ड कितना घाटे में जा रहा है और जितना बिल का पैसा आता है उतना जो लोन लिया है उसके ब्याज में चला जाता है। तो केजरीवाल जी को अपनी जो नाकामियां हैं उन्हें भी जनता के बीच में बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो एक पत्रकार होने के नाते ये हम लोगों का कर्तव्य है कि जनता के बीच हम इस तरह की बातें बताएं जो किस तरह मतदाताओं को छलने की तैयारी हो रही है। अब केजरीवाल जी द्वारा 2015 में 70 वादे किए गए, वाईफाई लगाने के वादे किए गए, महिला सुरक्षा की बात की गई, डीटीसी बस बढ़ाने की बात की गई, उसमें भी एक जो इनका खरीद में डीटीसी बस खरीद में घोटाला नज़र आया। तो कहीं ना कहीं ये हर एक मतदाता को समझना पड़ेगा कि आने वाली पार्टियां असल में वो क्यों कूद रही है। क्या वो समाज सेवा करने चाहते हैं? अगर सही में समाज सेवा करने चाहते हैं, केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उठ के आए, जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करी दिल्ली की, तो उनका ये कहना था, मोदी जी हमें आप छोड़ दें, हमें सिर्फ दिल्ली दे दें, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सारा राज्य, सारे प्रदेश, पूरा देश आप संभालें। ये वही केजरीवाल जी हैं। तो ऐसे लोगों से मतदाताओं को जो जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन लोगों को, और कहीं ना कहीं इन लोगों को समझने के लिए उनकी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। जहाँ तक टीएमसी की बात है,
या आप पार्टी की बात है या कांग्रेस जो 17 सीट ला के भी जिसके 12 विधायक बीजेपी में चले गए, तो इनका जो कोर वोटर है वो मुस्लिम मतदाता है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोवा में अराउंड 9% मुस्लिम है। तो जब 9% मुस्लिम है तो इनको जीतने का आधार क्या है? इनका जीतने का आधार क्या है? इनका जीतने का आधार है नए नए तरह के प्रलोभन देना, और एक बार जब सरकार चुन के आ जाती है उसके बाद जनता कुछ नहीं कर पाती। फिर तो ये है कि जनता जो सरकार चाहेगी वही होगा, माथापच्ची करके सरकार को झेलना पड़ेगा। ऐसा मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा कि शुरू में ही ऐसी पार्टी को क्यों न वोट दें जो उनके लिए अच्छा काम करती है। हालांकि अभी बीजेपी वहाँ भी अच्छा काम कर रही है, कुछ ना कुछ विरोधाभास तो हर पार्टी में रहता है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, जो किसी भी पार्टी को तोड़ने में और अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए माहिर माने जाते हैं। उनके द्वारा भी अभी हाल ही में वहाँ दौरा किया गया। हालांकि प्रमोद सावंत के बारे में भी कुछ विरोध है उनके अंदर पार्टी में, लेकिन फिर भी एक जो मुख्यमंत्री का चेहरा जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा वो प्रमोद सावंत के ऊपर ही लड़ा जाएगा। तो इसलिए हर पार्टी को अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ेगा। बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के वहाँ की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और जहाँ तक बीजेपी पार्टी की बात है, यह जहाँ भी अभी पार्टी जहाँ भी चल रही है, जहाँ भी इनका शासन है, वहाँ अभी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको और बेहतर करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में टीएमसी किन वादों के साथ कूदती है या कांग्रेस किन वादों के साथ कूदती है, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय अभी चुनावी सरगर्मी में हर एक पार्टी अपनी रणनीति बनाने के लिए किसी भी स्तर पे जाने को तैयार है। तो इस अभी आने वाले समय में हम इसी गोवा के ऊपर एक दूसरा एपिसोड लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। अनिल कुमार, दिल्ली से फाइनल पोस्ट।